हेलो दोस्तों, सीबीएल में आपका स्वागत है। मैं विवेक यादव आज आपके सामने फिर से पिछले एक हफ्ते का भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जो भी समसामयिकी रहा है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। आज की क्लास के अंदर प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बन सकते हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ मुख्य परीक्षा की भी हम लोग बातें कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या न्यूज़ रही है इस हफ्ते अपनी उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है एक बार उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको एक नए प्रांत का दर्जा दे दिया है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर एक तो जब आप आईआर पढ़ते हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हो, तो वहाँ पर तो ये मुद्दा चलेगा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप जानने की ज़रूरत है। तो मैप के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, फिर एक रिपोर्ट आई है अभी हाल फिलहाल के अंदर, CATS चर्चा के अंदर रहा है। तेंदुओं की जो संख्या है उसमें 2014 से 18 तक लगभग 63% तक वृद्धि हुई है, 63% तक ये देखा गया है। फिर तीसरा जो है, जो हमारा नेशनल हाईवे 544 है, कुथीरन सुरंग, वो चर्चा के अंदर रही है। और लास्ट जो है वो है प्रोजेक्ट बोल्ड। ये बोल्ड क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब आप इन सभी टॉपिक को पढ़ लोगे तो उसके बाद आप देखना कुछ इस प्रकार के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हल कर पाओगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा और आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखना है, उत्तर बताना है कि क्या क्या इनके आंसर होंगे। CATS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो TS मानदंड का एक पूरे मानदंड का एक सेट है जो बाघ स्थल या उनको जांचने की अनुमति देता है या प्रबंधन का संरक्षण करता है। UNEP भारत में CATS मूल्यांकन के लिए NTCA का अंतर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन भागीदार है, इसके बारे में समझना है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको पहचानना है। तो पहला प्रश्न आपका ये था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड। जो बोल्ड प्रोजेक्ट खबरों में रहा है वो किससे संबंधित है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिस समसामयिकी की आपको जानकारी नहीं होती उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि खबरों में रहा ये वाला किस कारण से है। तो इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है, बांस रोपण से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर कर सुधार से, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। तो इन दोनों प्रश्नों का आपको जवाब देना है। क्या इनका सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। अब ये जो है पाकिस्तान बाल्टिस्तान ये वाला, अब इसको एक बार आपको समझना है। तो देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं इसके ऊपर। अब देखो अभी हुआ क्या है, जो पाकिस्तान है उसने 5वें प्रांत के रूप में एक विधेयक पेश किया है। और वो विधेयक क्या है? वो विधेयक है कि जो गिलगिट और बाल्टिस्तान था इसको एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया है। अब क्या है, अभी फिलहाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत है और 5वां प्रांत उन्होंने ये बना दिया। अब ये जो गिलगिट वाला ये क्षेत्र है, हम लोग और गिलगिट के यहाँ के निवासी इसको एक स्वायत्त प्रांत के क्षेत्र के रूप में देखते हैं। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। और इसकी कहानी कहाँ से बनी उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है ये थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अभी पाकिस्तान ने 5वें प्रांत के रूप में मान्यता दी है, एक विधेयक पेश किया है और इन्होंने यहाँ का जो निर्वाचन आयोग था इस विधेयक के जरिए उस निर्वाचन आयोग को का विलय कर दिया किसके अंदर? पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग में। और यहाँ का जो सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय था उसका भी विलय कर दिया, उसको भी मिला दिया गया है। उसको मान्यता नहीं दी है कि सर्वोच्च न्यायालय हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। तो 5वें प्रांत के रूप में विधेयक को जो है मंजूरी दी गई है किस? बाल्टिस्तान को, गिलगिट बाल्टिस्तान को। तो एक बार देखते हैं, एक बार अगर आप लोग मैप देखते हो तो मैप के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है। दूसरा, अगर आप देखते हो यहाँ पर ये सक्साम घाटी का क्षेत्र है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, आपको दिखाई देगा कि सक्साम घाटी के लगभग कुछ दक्षिणी हिस्से के अंदर ये आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा अक्साई चीन का क्षेत्र है, ये जो चाइना के द्वारा कब्जे में लिया गया। और यहाँ पर बहुत सारे दर्रे भी आपको दिखाई देंगे इस सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पर महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रा है। काराकोरम के बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो केप सांगला, छागला, जारला, चार दिंगला, ये इस प्रकार के दर्रे आपको दिखाई देंगे। भारत चाइना का व्यापार जो मुख्य इन दर्रों से होता है। दूसरा, ये पूरा जम्मू कश्मीर है जो कि भारत के द्वारा प्रशासित है। अब माना भी ऐसा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया था, उसी के तर्ज पर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है।
अगर एक और आप देखते हो तो ये है आज़ाद कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जो कि आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के द्वारा प्रशासित है। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर का मैप है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अवस्थिति, गिलगिट बाल्टिस्तान की अवस्थिति क्या है कि यहाँ से CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, वो गुजरता है। और ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ये किसको किससे जोड़ता है, ये आपको कनेक्ट करेगा। आपको दिखाई देगा कि जो ग्वादर बंदरगाह है बलूचिस्तान में और चीन का जो जिंगजियांग प्रांत है उसको जोड़ता है। तो लगभग 65 अरब डॉलर का यहाँ से जो है व्यापार या निवेश हो रखा है यहाँ पर। और जो चाइना का जो मुख्य BRI प्रोजेक्ट है, चाइना ने यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं। तो चाइना के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसको स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हैं तो प्रॉब्लम है, और अगर ये पाकिस्तान के अंदर रहता है तो चाइना अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा कर पाएगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप ये जानो कि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र किसके अधीन आता है और कहाँ पर अवस्थित है। अब अगर देखा जाए तो इस गिलगिट बाल्टिस्तान के एक जगह पर आपको चाइना, एक जगह पर आपको पाकिस्तान और एक जगह पर अफगानिस्तान और एक भारत, तो इन देशों के बीच में ये अवस्थित है कौन सा क्षेत्र, गिलगिट बाल्टिस्तान को। और यहाँ पर हुआ क्या, जब यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे, डोगरा वंश के शासक, उन्होंने जब स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया तो उसके पश्चात पाकिस्तान को भी चिंता हुई और भारत तो मिलाना ही चाहता था। तो उस कबीले जो हमले हुए पाकिस्तान के ऊपर, आपको पता होगा, इसकी जानकारी होगी, तो उसके प्रतिरोध के अंदर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर साइन किए और जब हस्ताक्षर किए तो इसका विलय भारत के अंदर किया गया। लेकिन वहाँ पर फिर कबीले हमले होते हैं और इस साइड से भारत की आर्मी जाती है और फिर वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा रही, उसका आपको पता ही है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब वहाँ पर जब मामला UNO के अंदर चला तो UNO ने यहाँ पर एक सूचना जारी की और उस सूचना के जरिए ये कहा कि पाकिस्तान भी अपनी सीमा हटाए, पाकिस्तान भी अपनी सेना को हटाए सीमा से, और दूसरा भारत जो है, भारत भी अपनी सेना को यहाँ पर कम करे। ना तो भारत ने सुनी ना पाकिस्तान ने सुनी, और बीच में एक फिर लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर बन गई। और फिर कहा भी ये भी गया था कि भाई जनमत संग्रह भी होगा। तो भारत का अभी ये भी हाल फिलहाल में कहना है कि जनमत संग्रह भी नहीं करवाया गया, यहाँ की जनता से भी नहीं पूछा गया कि आप किस प्रांत के अंदर जाना चाहते हो, आप किस प्रांत का हिस्सा बनना चाहते हो, भारत, पाकिस्तान या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हो। तो ये कुछ आपत्तियां यहाँ पर दिखाई दी है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अवस्थिति की अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट, तो आपको जो ध्यान रखना है, उत्तर में मैंने बताया कि उत्तर में चाइना, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व में कश्मीर के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो बाकी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। अब देखते हैं, अब गिलगिट बाल्टिस्तान पर वर्तमान का नियंत्रण अगर आप लोग देखोगे कि वर्तमान में नियंत्रण किसका है, तो वर्तमान में एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। भारत ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया तो उसी के तर्ज पर इन्होंने भी आपत्ति जताई, पाकिस्तान ने भी, और फिर वो इसको किसका हिस्सा मानने लगे, वो अपना हिस्सा मानने लगे। और पहले भी ऐसा हुआ है, इनके यहाँ पर 4 प्रांत है तो 5वें प्रांत के रूप में इन्होंने मान्यता दी है। यूएनओ के अंदर जब मामला चला तो यूएनओ ने दोनों देशों के साथ कुछ शर्तें रखी, ना तो भारत ने उन शर्तों का पालन किया और ना ही पाकिस्तान ने उन शर्तों का पालन किया। तो इसलिए विवाद का मुद्दा आज भी बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना हक जताकर, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपना हक जताकर कहीं ना कहीं यूएनओ के मुद्दे को भी, यूएनओ के मसले को भी कहीं ना कहीं क्या इसमें असमंजस की स्थिति के अंदर डाल दिया है। तो ये कुछ स्थिति की किसकी, गिलगिट बाल्टिस्तान की। हालांकि मैं ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नहीं जाऊंगा, हमें जो इसके अंदर चर्चा करनी है, जो ध्यान रखना, वो जो इसका मैप था वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अभी भारत के जो तेंदुए हैं, लेपर्ड जो है, उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आभासी मीटिंग के जरिए उसको मंजूरी दी गई है। अब वो रिपोर्ट क्या है, किस नाम से है, उस रिपोर्ट का नाम है तेंदुआ सहपरभक्षी और शाक भक्षियों की स्थिति 2018 रिपोर्ट। अब ये 2018 की रिपोर्ट है। अब देखो, प्रत्येक 4 वर्षों के अंदर यहाँ पर पशु की गणना, जनगणना कुछ अलग से तो होती नहीं है, 4 वर्षों के अंदर रिपोर्ट आई है और 2014 से लेकर 2018 तक
इन 4 साल के अंदर लगभग 63%, 63% बाघों की संख्या में वृद्धि पाई गई है। और इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया है? 29 जुलाई को। और 29 जुलाई के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसमें बदलाव भी होने चाहिए, उसके ऊपर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 29 जुलाई 2021 को विश्व बाघ दिवस पर यह रिपोर्ट जारी की गई और इसका शीर्षक है तेंदुआ सहपरभक्षी शाक परभक्षी की स्थिति 2018 रिपोर्ट। अब एक बार देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर मैंने बताया 63% की वृद्धि बताई गई है। और जो बाघ है, बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखते हैं एक बार। दूसरा, अगर तेंदुओं के बारे में हम लोग जाने तो थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दूंगा। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा प्रोदुस। दूसरा, इसको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है उसकी अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN में इसको संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स के में परसिस्ट 1 में शामिल इसको किया गया है। और अब तक अगर तेंदुओं की प्रजातियों की मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 70% तेंदुओं की संख्या जो है विश्व के, वो कहां पर पाई जाती है? भारत के अंदर पाई जाती है। अब क्या इसका महत्व है वो भी एक बार थोड़ा सा देखेंगे। और 9 प्रजातियों की अब तक पहचान की जा चुकी है और ये प्रजातियां पूरे अफ्रीका, एशिया, इस क्षेत्र के अंदर देखी गई है। तो मैंने बताया ना कि 70% तो कहां पर है? भारत के अंदर ही है। और यहां पर 14 नए बाघ अभ्यारण्य उनकी भी घोषणा की गई है। तो अगर हम लोग बाघ की बात करें, थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाघ की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे उच्च उपभोक्ता है, उस उच्च उपभोक्ता के अंदर कौन आते हैं? बाघ आते हैं। बाघ एक केवल खूबसूरत जानवर ही नहीं है, अपितु बाघ पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में भी सहायक होता है। आपको पता है कि बाघ जो है उच्च उपभोक्ता है और उसी उच्च उपभोक्ता के ऊपर आपके बाकी शाकाहारी, बाकी के जो परभक्षी वगैरह है वो रहते हैं। अगर ये खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है तो पूरा का पूरा खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला संकट के अंदर आ जाएगी। तो उच्च उपभोक्ता के जरिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि बाघ जो है वनों के संरक्षण के अंदर भी हमारी सहायता करते हैं। अभी आपको पता है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर बाघ होते तो वहाँ पर वन का संरक्षण अच्छा हो। मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे खासे यहाँ पर बाघ संरक्षण को लेकर भी परियोजनाएं चलाई गई। भारत सरकार ने जो है कुछ काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बाघ परियोजना सरकार ने चलाई और उस बाघ परियोजना में क्या किया गया? MOEFCC द्वारा जो वन मंत्रालय है, वन और पर्यावरण मंत्रालय, उसके द्वारा। और इसके अंतर्गत क्या किया? जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी बाघों के संरक्षण की बात की गई। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये जो CATS है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त, इसमें 14 बाघ अभ्यारण्य को CATS द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। अब आपको 14 रटना नहीं, एक बार देख लेना है। जो इसकी PDF है, वर्ड फाइल है, उसके अंदर आपको इनके नाम मिल जाएंगे कि कौन से 14 वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनको मान्यता दी गई है। अब ये CATS क्या है? ये है कंजर्वेशन एशिया टाइगर स्टैंडर्ड। अब देखो क्या है, ये विश्व स्तर की एक ऐसी संस्था है जिसको मान्यता दी गई है और ये बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों को पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए या बाघ रिपोर्ट जारी करने के लिए जो महत्वपूर्ण सहायता होती है वो ये क्या करता है? उपलब्ध कराता है। तो CATS के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग एक बार देखते हैं। तो बाघ और उसके संरक्षण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, उससे संबंधित उपकरण, वैश्विक गठबंधन पर ये अपनी क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है और सहायता प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा आपको CATS के बारे में ध्यान रखना है। और ये एक ऐसे मानदंड का सेट है जहां पर संरक्षण, प्रबंधन या फिर बाकी चीजों को लेकर इसके ऊपर बातें हो। ठीक है। अब अगली जो न्यूज है वो है अपनी कुथीरन सुरंग। ये क्या है भाई? पहले तो बता देता हूं कि ये जो सुरंग है, अब यहां पर ज्यादा चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो केरल राज्य है वहां पर जो नेशनल हाईवे 544 है,
नेशनल हाईवे 544 पर ये अवस्थित है। कौन सी सुरंग? कुथीरन सुरंग। और ये जो 544 है ये आपको दिखाई देगा कि जो कोचीन और कोयंबटूर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र से होकर ये गुजरता है नेशनल हाईवे। और दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें, उत्तर भारत में तो आपको बहुत सारी टनल दिखाई देगी, पीरपंजाल टनल दिखाई देगी, जोहार टनल दिखाई देगी, अटल टनल दिखाई देगी। तो ये सारी की सारी आप लोग पढ़ते हो भूगोल के अंदर। दक्षिण भारत में इस प्रकार की ये पहली टनल है। और केरल के अंदर दक्षिण भारत की टनल है। और दूसरा क्या है, केरल की ये सबसे बड़ी टनल भी आपको दिखाई देगी। और यहां पर एक महत्वपूर्ण क्या दिखाई देगा आपको, अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य भी अवस्थित दिखाई देगा। तो ये थी आपकी कौन सी? कुथीरन सुरंग। अगला चलते हैं। अगला है प्रोजेक्ट बोल्ड। ये प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये बंबू के उत्पादन से संबंधित है, बांस उत्पादन से संबंधित है। और मरुभूमि, देखो बी से होता है बंबू और ओ का मतलब होता है ओसिस। ओसिस का मतलब मरुभूमि, मतलब एक शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत बंबू का उत्पादन। अब देखो क्या है, क्यों चर्चा के अंदर रहा है, ये लगातार 1 महीने से न्यूज के अंदर है। अभी क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। और जब ये सेलिब्रेट किया गया है तो बंबू दिवस के रूप में भी उसको सेलिब्रेट किया है। तो उस टाइम पे इस परियोजना को मान्यता दी गई है। दूसरा क्या है कि उदयपुर क्षेत्र जो है राजस्थान का, और उसका एक गांव है निकला मंडवा, वहां से इस बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी। और किस मंत्रालय के द्वारा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग या इस मंत्रालय के द्वारा इसकी सूचना दी गई है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझना है। देखो ये जो बांस उत्पादन है उसको बढ़ावा देना है। और कहां पर बढ़ावा देना है? मरुभूमि में। अब मरुभूमि क्या होती है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि होती है उसको मरुभूमि बोलते हैं। अब मरु माने एक प्रकार की ऐसी भूमि जो बिल्कुल सूखी हुई है, मृत कगार पर है, वो भूमि है। अब यहाँ पर बांस उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, इस गांव से बढ़ावा दिया गया। और हमने असम से अलग प्रजातियों के बांस या बंबू जो है हमने आयात करवाए हैं। और वहाँ पर जो बंबू हमने बांस का आयात करवाया है उसका उत्पादन, उसको कहाँ पर लगाया जाएगा? राजस्थान के अंदर। पहली चीज़ तो क्या है कि जो राजस्थान जो सूखा क्षेत्र है, जो मरुभूमि का क्षेत्र है, अगर वहाँ पर हम किसी बंबू या इस प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देते हैं तो पहला तो ये होगा कि कहीं ना कहीं हम जैव विविधता के संरक्षण के ऊपर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं, कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे जनजातीय समुदाय है, ट्राइब्स है, आज भी आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर आप उदयपुर, जोधपुर या उस साइड जाते हो तो बहुत सारे जनजातीय समुदाय बांस से बनी हुई चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हम तो क्या होते हैं कि आज के टाइम पे अपने कप प्लेट वगैरह वैसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आज भी इस बम्बू के प्रकार के जो किचन अपने अप्लायंसेस वगैरह उनका यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनजातियों की जो आय है, जनजाति इन्हीं चीज़ों के ऊपर निर्भर है, तो हम उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो समाज का जो सबसे निचला तबका है या समाज का जो पिछड़ा तबका है उसको भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिलेगा। और ऐसी परियोजना शुरू करने से सरकार क्या है, मदद भी दे रही है, सरकार इनको फंड भी जारी करती है कि प्रोजेक्ट बोल्ड योजना को बड़े सिरे पर शुरू किया जाए। अब देखते हैं एक बार, अब इसका उद्देश्य आप लोग देखते हो तो उद्देश्य मैंने आप लोग को बताया कि जो सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान है ये उसका मेन अर्थ है। मतलब जो सूखा क्षेत्र है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, बंबू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ऐसे क्षेत्र के अंदर उसको बढ़ावा देना ये मेन है। दूसरा उद्देश्य अगर आप लोग देखोगे, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये क्षेत्र है, अब यहां पर अगर हमने बांस उत्पादन किया है तो एक प्रकार से हरित पेटी बन जाएगी पूरी की पूरी। दूसरा क्या है, एक तो मरुस्थल के अंदर हम हरित पेटी लगा रहे हैं, एक क्या है कि यहां पर बंबुओं का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। फिर अगर आप लोग देखोगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या क्या है,
राजस्थान की ही क्यों, राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है मरुस्थलीकरण की। मरुस्थलीकरण की, अब ये जो मरुस्थलीकरण है, मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते, राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते मानसूनी पवनें शुष्क हो जाती है और शुष्क की वजह से हवाएं उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और पूरे क्षेत्र की कृषि को भी प्रभावित करती है और पूरे क्षेत्र में मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल को बढ़ावा देती है। अब अगर इसका उत्पादन करेंगे, ये चीजें करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने बांस लगाया, तो ये जो मरुस्थलीकरण है जो ये बढ़ता जा रहा है लगातार, इसको हम रोक पाएंगे। और ऐसे ही प्रयास और भी किए गए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर आप लोग हनुमानगढ़, गंगानगर इस क्षेत्र के अंदर देखोगे तो ये पूरा अरावली वाला क्षेत्र है। अरावली वाला ये दक्षिणी, आपको ये वाला क्षेत्र दिखाई देगा। अब इसकी सीमा जो है ना हरियाणा के साथ भी लगती है। जब आप इस क्षेत्र को आप लोग देखोगे तो इस क्षेत्र के अंदर दिखाई देगा कि दक्षिणी हरियाणा और जो राजस्थान का उत्तरी भाग है वहां पर क्या किया गया है, पूरा का पूरा एक हरित पेटी लगाई गई है अरावली क्षेत्र के अंदर। उस हरित पेटी का एक मकसद ये भी है कि जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उस मरुस्थलीकरण को भी कहीं ना कहीं क्या करना है, कम करना है। तो मरुस्थलीकरण को कम करना ये उद्देश्य है, हरित पेटी, जैव विविधता, इसका संरक्षण करना ये उद्देश्य है। और फिर तीसरा आपको दिखाई देगा कि जो जनजातीय समुदाय है उसकी आजीविका भी इसके ऊपर निर्भर है, उसको भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। एक फिर ये भी आपको दिखाई देगा जो बहुउद्देश्यक जो ग्रामीण उद्योग है, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, महात्मा गांधी का जो सपना था, कहीं ना कहीं सपने को भी साकार कर रहे हैं हम लोग। जो खादी ग्राम उद्योग का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिनका ब्रिटिश सरकार के समय पतन हो गया था, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और असम से ऐसे बांस या बम्बू का हमने क्या किया है, आयात किया है और राजस्थान के उदयपुर से इसकी शुरुआत की है और इसको पूर्ण रूप से और मान्यता देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष में पूरा हुआ, इसको भी हमने मनाया है। तो आज की क्लास के ये आपके चर्चा के विषय रहे हैं। तो धन्यवाद आपका, मुलाकात करेंगे अब अगली क्लास में। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।